नमस्कार। इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग टेलीविज़न सीरीज़ के आज के इस 10वें एपिसोड में मैं कामाक्षा मिश्रा एससीईआरटी से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर बृजमोहन शर्मा जी। आप सोसाइटी फॉर पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन साइंटिस्ट्स के चीफ फंक्शनरी हैं और विगत 30 वर्षों से आप इस संस्था से जुड़े हैं। यह संस्था विशेष रूप से पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दे रही है और साथ ही साथ हमारे छात्रों और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने का भी कार्य यह संस्था कर रही है। इसके साथ ही आदरणीय सर के विषय में मैं कहना चाहूँगी कि आप नेशनल अवॉर्डी भी हैं और इसरो और नासा के स्पेस ट्यूटर भी आप हैं। सर, हम गौरवान्वित हैं आज आपको यहाँ पाकर। आपका सादर अभिनंदन है सर हमारे आज के इस शो में। और यहाँ मेरे बाईं ओर आदरणीय पंकज बिजलवाण सर हैं। आप भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता हैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज छिदरवाला में। आप 18 वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं और आपने सर्व शिक्षा में भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भूमिका अदा की है और इसके पश्चात अब अपने विद्यार्थियों के साथ निरंतर इस प्रयास में आप आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए आपका फील्ड से जुड़ा हुआ अनुभव यहाँ पर सर आज हमारे साथ साझा करेंगे। आपके बच्चों ने टेक्नो मेला में भी प्रतिभाग किया है और इंस्पायर अवार्ड के लिए भी आपके बच्चे लगातार प्रयासरत रहते हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस शो में। हम अपने दर्शकों से साझा करना चाहेंगे कि आज की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे डिज़ाइन थिंकिंग के तीसरे स्टेप के रूप में आइडिएशन एक्टिविटीज़ की। और आइडिएशन मतलब आइडिया से ये बात निकली है और आइडिया जिसे हम कहते हैं विचार। आप अब तक अपनी समझ बना चुके होंगे विगत एपिसोड्स को ध्यान से देखने के बाद कि कैसे एक विचार एक आविष्कार को जन्म देता है। एक छोटी सी कहानी आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। एक ऑफिस में एक महिला कार्य किया करती थी और ये कुछ उस ज़माने की बात है जब टाइपराइटर्स से टाइपिंग का काम किया जाता था और कंप्यूटर्स उतने अधिक अस्तित्व में नहीं थे। तो जब भी अगर कोई लेटर ड्राफ्ट हो रहा होता था तो उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो जाए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो पूरा पत्र दोबारा से टाइप किया जाना होता था क्योंकि यह एक मैनुअल टाइपराइटर पर किया जाता था। इससे बहुत अधिक समय और श्रम की हानि होती थी और जब आपके कुछ शेड्यूल्ड काम घर पर भी होते हैं तो आपको एक नियत समय पर वापस घर भी जाना है, लेकिन क्योंकि वो लेटर ड्राफ्ट नहीं हुआ है तो आपको अपना अधिक समय इस पर लगाना पड़ता था। यह समस्या जब एक ऑफिस में देखी गई तो जो महिला कर्मचारी थीं उनके दिमाग में एक दिन एक विचार आया कि अगर इस त्रुटि या इस मिस्टेक पर कुछ ऐसा फ्लूड लगा दिया जाए या कुछ सफ़ेद कोई ऐसी चीज़ लगा दिया जाए जिसके इस्तेमाल से इस मिस्टेक को या इस गलती को सुधारा जा सके तो इतने समय की बचत हमारी हो सकती है। और उनका ध्यान अचानक कनेक्ट हुआ पेड़ से निकलने वाले सफ़ेद पदार्थ पर और उन्होंने सोचा कि यदि इस सफ़ेद पदार्थ का इस्तेमाल कागज़ पर लगाकर किया जाए और इस गलती को छुपा लिया जाए तो इतना समय और इतना श्रम बचाया जा सकता है। धीरे धीरे कुछ प्रयोग हुए और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन ये बहुत सफल नहीं रहा क्योंकि ये जो पदार्थ था ये बहुत ही स्टिकी था और बहुत जल्दी ये सूख जाता था, जबकि किसी एक ऐसे फ्लूइड की आवश्यकता थी जो थोड़ी देर कागज़ पर लगा रहे और उसके बाद वो उड़ जाए, जिससे कि वो जो त्रुटि है वो पूरी तरीके से ढकी जा सके।
धीरे धीरे इस प्रयोग को और आगे बढ़ाया गया, कुछ केमिकल्स का उपयोग किया गया और हम आज इसे करेक्शन फ्लूइड के रूप में अपने सामने पाते हैं। ये करेक्शन फ्लूइड हमारे स्टूडेंट्स के लिए जहाँ इतना महत्वपूर्ण है, वहीं हमारी छोटी छोटी गलतियों को ढकने का काम बहुत ही आसानी से ये करता है। और हम सब इस फ्लूइड के इस्तेमाल में इतने ज़्यादा पारंगत हो जाते हैं समय के साथ कि हम बहुत आसानी से उसको ढक के उसके ऊपर फिर दोबारा से लिख कर, बिल्कुल हमारे कुछ साथी तो ऐसे हैं जो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट उसके ऊपर फिर से कर देते हैं कि आप जान भी नहीं पाते कि यहाँ पर फ्लूइड लगाया गया था। मगर इससे हम अपना समय बचा लेते हैं। वैसे आज कंप्यूटर के युग में इसकी आवश्यकता हमें कुछ कम पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर हम रीटेक कर सकते हैं, हम वापस अपनी गलती पर कर्सर लगा सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं और फिर दोबारा से नया जो मैटर है सही वाला, उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। कहानी का उद्देश्य केवल आप सब के साथ यह साझा करना था कि कैसे एक छोटा सा विचार एक बड़े आविष्कार को जन्म देता है। और यह मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा आविष्कार होता है जो एक समस्या के समाधान से जुड़ा है। हमने अपने पिछले एपिसोड्स में भी ये बात की थी कि हमें इसके लिए सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील बनना होगा, जिसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। हम एक समस्या में घुसते हैं, एम्पथाइज करते हैं उस समस्या को और फिर हम उसके समाधानों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो मुख्य रूप से हमारे आसपास के पर्यावरण में, हमारे वातावरण में ही विद्यमान है। और इसके लिए इको सेंसिटिविटी शायद सर बहुत आवश्यक होगी। और यहाँ पर अगर हम एक क्विक रिकैप कर लें इस बात का कि जब हमने अपने शुरुआत के एपिसोड में डिज़ाइन थिंकिंग की बात की थी, तो हम 5 चरणों की बात भी वहाँ पर कर रहे थे, जिसमें हम ये कह रहे थे कि सबसे पहले हमें एम्पथाइज़ करने की आवश्यकता होती है और उसके बाद फिर हम उस एम्पैथी को डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन करने के बाद हम आइडिएट पर आते हैं, जो तीसरा चरण है। आइडिएट मीन्स आइडिया या आइडिएशन, जो विचार हमारे मन में आता है। फिर हम उसके प्रोटोटाइप की ओर जाते हैं और फाइनली हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से अपना फोकस रखेंगे आइडिएशन पर और हम अपने विचारों की बात कर रहे हैं। और ये भी हमें विगत एपिसोड्स में समझाया गया कि बच्चों के या व्यक्ति के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें उन्हें जज नहीं करना है कि वो छोटे विचार हैं या बड़े विचार हैं, वो अच्छे विचार हैं या बुरे विचार हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण विचार हैं या कम महत्वपूर्ण विचार हैं। लेकिन सबसे पहले वो एक विचार है, इस पर हमें फोकस करना है। उसका रैशनलाइजेशन उसके बाद आएगा। तो मैं सबसे पहले अपने स्पीकर श्री पंकज बिजलवाण सर की तरफ जाना चाहूँगी। और सर, मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगी कि आज हम अपनी पहली गतिविधि के रूप में किस गतिविधि को ले रहे हैं। सर, आपकी तरफ। हाँ, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी खुशी है कि हम इसका एक पार्ट बन रहे हैं कि बच्चे गतिविधि के द्वारा अपने विचारों, क्यों हम गतिविधि पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि बच्चा उससे अपने विचारों को उन्मुक्त भाव से प्रदर्शित कर सकता है। उसको एक लिबर्टी मिल जाती है, एक स्वतंत्रता मिल जाती है। तो पहली जो हमारी आज की गतिविधि है, ड्राइंग आइडियाज़। आइडिया को ड्रा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हम ज़रा छोटे से इससे जाएँ कि बचपन में जब बच्चा के हाथ में हम पेंसिल दें या कलर कोई चीज़ दें, तो आप देखोगे कि दीवारें पूरी रंग जाती हैं, पूरी की पूरी दीवारों को रंग देता है। हम नहीं जान पाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, लेकिन उसके मन के अपने विचारों को वो प्रदर्शित कर रहा होता है उस समय। तो विचारों को जब हम उकेरना शुरू करते हैं, ड्रा करना शुरू कर देते हैं, तो वो हमें इतनी व्यापकता दे देता है कि हम उन्मुक्त भाव से उन विचारों को प्रदर्शित करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। यदि मैं बोल रहा हूँ और मेरे सामने कोई है, तो हो सकता है कि वो मुझे टोक दे कि तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो। लेकिन यदि उन्हीं विचारों को मैं कागज़ पे उकेरूँ,
छोटे बच्चे के केस में हम देख रहे हैं कि दीवारों पे उकेर रहा है, तो वो उन्मुख भाव से उनको उकेर सकता है। तो ये आइडिया इसलिए है कि भई बच्चा अपने उसके उसमें कोई सीमा लिमिटेशंस में ना बना रहे, बच्चा अपने आइडिया को वो ड्रॉ करे। इस चीज़ से एक फ़ायदा ये होगा कि वो जो भी समस्या उसके पास हैं, वो पहले उन समस्याओं को प्रतिबिंबित करेगा। उन प्रतिबिंबित होने से उसके पास ज़्यादा स्कोप आएगा, जब उसका विजुअल पिक्चराइज़ेशन उसके सामने होगा, वो समाधान की ओर बढ़ सकता है। वो विजुअलाइजेशन करेगा सर, तो फिर वो और भी उसमें सुधार धीरे-धीरे आगे भी कर सकता है। सर मैं आपकी तरफ भी जाना चाहूँगी सर, आदरणीय शर्मा सर। सर इस पे जो बात आ रही है अभी कि ड्राइंग ऑफ आइडियाज़, तो सर ड्राइंग ऑफ आइडियाज़ में ये कैसे इतना महत्वपूर्ण गतिविधि है कि जो बच्चों के अंदर वो इनोवेशन, उनकी जो अंदर जो इनोवेटिव आइडिया है उसे बाहर निकाल पाए सर? जो ड्राइंग ऑफ आइडिया है वो आता है कनेक्टिविटी से। अगर आप किसी सिचुएशन के साथ कनेक्ट हैं तो आपको आइडिया है। हमीद चिमटा क्यों लेके आया था? क्योंकि वो रोजाना देखता था उसकी माता की उंगलियां जब रोटी बनाती है जल जाती है, तो वो टेक्नोलॉजी लेके आ गया। जबकि बच्चा था, डिस्ट्रैक्शन वॉज वेरी मच देयर, बहुत कुछ डिस्ट्रैक्शन था। इसी की एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक लेक्चर सीरीज कर रहे थे क्लाइमेट चेंज पे। 2000 की बात है और 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में हमें ये लेक्चर सीरीज करना था। तो हम लेक्चर्स करते करते, और ये वो समय था जब हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और पीएचडी कंप्लीट ही की थी। तो जब पीएचडी कंप्लीट करता है ना कोई भी बच्चा, तो आप सोचो कि उसकी एरोगेंसी ना वो 7वें आसमान पे होती है। वो कहता है मैं बस इस सब्जेक्ट का खुदा हूँ। वही हम में था, मैं आपको सच बता रहा हूँ। हम मतलब लॉर्ड बने हुए थे कि हाँ क्लाइमेट चेंज में तो क्या है। तो वहाँ पे जूनियर हाई स्कूल था, 8th क्लास तक के बच्चे थे, 6th 7th 8th के। उन्होंने बैठा दिया उनको और उन्होंने कहा जी हाँ आप भाषण दे दो, जो भी आप करना चाहते हो। हमने बच्चों के साथ किया। पर एक बुरी आदत कहें या अच्छी आदत कहें, मेरी एक आदत थी कि मैं किसी भी नई जगह पे जाता हूँ तो मुझे हमेशा जो गाइड करते हैं वो बच्चे करते हैं, तो मैं बच्चों से दोस्ती कर लेता हूँ, क्योंकि उस इलाके के बारे में बच्चों से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो वहाँ पे मैंने इंटेलेक्चुअल वोमिटिंग कहूँगा मैं उसको, मैंने अपनी इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ की उल्टी की वहाँ पे, बच्चों ने ली और चले गए। शाम को मैंने बच्चों से कहा, छुट्टी जब हुई, मैंने कहा यार बच्चों आज सनसेट कौन दिखाएगा? कौसानी में सनसेट और सनराइज बहुत अच्छे होते। तो शाम को वो 8-10 बच्चे इकट्ठे हुए और वो वहाँ पे चले। अब जब वहाँ पे हम सनसेट का इंतजार कर रहे थे होने का, तो वहाँ पे एक बच्चा था उन बच्चों में, नब्बू, नवीन चंद सिंह रावत, आजकल रोडेज में है, हल्द्वानी में पोस्टेड है। उस बच्चे ने एक बात कही। अब जो हिंदी मीडियम का बच्चा है ना, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। वो जब आपसे सवाल पूछ रहा होता है तो उसे ये लगता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, मैंने पाप ही कर दिया शायद। तो वो अपना जमीन खोदते हुए अपने पैर से और नजर बिल्कुल जमीन में गाड़ते हुए उसने मुझसे पूछा, दादा बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? हमने भी खुशी खुशी बोला, अरे हाँ क्यों नहीं, सवाल तो पूछना ही चाहिए भाई। तो उसने कहा, दादा एक चीज बताओ, आपने कहा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, कि क्लाइमेट चेंज को कैसे न्यून कर सकते हैं। तो आपने कहा कि बिजली बचाओ। अब बिजली कहाँ से बचाएं? यहाँ तो वोल्टेज इतनी कम आती है, 200 वॉट के बल्ब में पढ़ने को मिलता है, उससे आंखें दुखने लगती हैं, पानी आने लगता है, तो ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं सकते। तो कहाँ से होगा क्लाइमेट मिटिगेशन? आप सच मानना, जितना गुरूर था अपने पैर के नाखून में आ, अपना घमंड जो है ना पढ़ाई का पूरा जगह, क्योंकि उसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं था। मैं उदास भी हुआ और मैंने कहा यार ये तो बहुत ही गलत बात है कि एक छोटे से बच्चे का उदाहरण हमारे पास है और उसका सवाल का जवाब नहीं है। मैंने उनसे यही कहा कि नब्बू आज तेरे इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब लेके मैं लौटूंगा जब। तो फिर उनसे चर्चा हुई कि चलो अगर ऐसा कुछ बना तो कैसे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सीधी बात। तो मैंने कहा अच्छा आप सब प्रॉब्लम्स ही बताओ। तो उन्होंने कहा एक तो प्रॉब्लम ये है वोल्टेज कम आता है, ज़्यादा वॉट का बल्ब लगता है तो बिजली का खर्चा ज़्यादा आता है, दूसरा बिजली का खर्चा, तीसरा वोल्टेज, आंखें दुखती हैं, तो कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आंखें ना दुखें। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो उन बच्चों के साथ ड्रॉ कर ली और अगले दिन उस पूरी प्रॉब्लम्स को ड्रॉ करते हुए लेके मैं अपना वापस देहरादून आ गया। हमने क्लाइमेट चेंज की लेक्चर सीरीज वहीं छोड़ी और डिपार्टमेंट को बोला कि हमें 6 महीने का टेस्टेशन दिया। तो इस तरह से हमने एक प्रॉब्लम को ड्रॉ किया, एक
जो कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इनोवेशन बना। अगर आपके पास समय है तो मैं पूरी जी। सुना देता हूँ। हाँ, मुझे इस बारे में पता भी चला कि सर आपने एलईडी पे हाँ, बहुत आपका कार्य। अगर इसको जी। पूरा करना है तो हाँ आई जी कैन सर, जी सर, कंटिन्यू। कंटिन्यू प्लीज। तो एक आइडिया को ड्रॉ किया, उसके साथ प्रॉब्लम्स को ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद अपने सारे दोस्तों को जो फिजिक्स में थे, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में थे, इलेक्ट्रिसिटी में थे, उनको अपने सामने बैठाया कि भाई एक बच्चे ने एक सवाल किया कि क्या कोई ऐसा हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ हो सकता है कि जिससे कि आंखों में दिक्कत ना आए, वोल्टेज का दिक्कत ना, प्रॉब्लम ना हो, और ये सब चीज़ें। तो एक आइडिया वहाँ से निकला। आईआईटी का एक लड़का था हमारा जो है, योगेश पोखंडी, उसने कहा कि ब्रिजमोहन, अभी कुछ एलईडी लाइट्स का चलन आने वाला है, तो तुम अगर दिल्ली में जाओगे कश्मीरी गेट के आसपास तो तुम्हें ऐसी लाइटें मिल जाएंगी जो स्मगलिंग होके इंडिया में आ रही है, तुम उनको स्टडी करने की कोशिश करो। तो दिल्ली गया तो सेक्रेटरी से भी बोला कि सर हमारे को 6 महीने की मोहलत दे दो, हमें ऐसे आइडिया का काम करना पड़ेगा। तो वो बड़ा अच्छा लगा उसको कि यार इसका मतलब तुमने ऐसे चैलेंज लिया है। तो वहाँ हमने वो लाइट्स ली, इकट्ठी की, और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की कि होता क्या है इसमें। तो उसमें 2 ड्राइवर थे, एक एलईडी ड्राइवर था, एक उसका इलेक्ट्रिसिटी का ड्राइवर था, और एक छोटा-सा उसका खोल था और उससे बात था। लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट था। फिज़िक्स हम लोगों ने बीएससी से की पढ़ी थी, अब दोबारा जो है फिज़िक्स पढ़ी, और दोबारा को फिज़िक्स को एबीसीडी से लेके फिज़िक्स पढ़ने के बाद ये हुआ कि हम ये ड्राइवर अपना बना सकते हैं दोनों। तो हमने दोनों अपने ड्राइवर्स बनाए, और दोनों अपने ड्राइवर इतने सिंपल बनाए कि कोई भी गाँव का अनपढ़ आदमी भी उसको बना सकता है, रिपेयर कर सकता है। फिर उस समय सीएफएल आता था, तो सीएफएल का नीचे वाला जो खोल है उसको लिया, उसमें वो दोनों फिट किए, और फिट करने के बाद हमने ये सोचा कि फरीदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है इसका, जो एलईडी लाइट्स को कैलिब्रेट करता है। हम उसे लेके वहाँ चले गए। हमने कहा सर हमने एक ये छोटा-सा बल्ब बनाया है, और पूरी कहानी बताई उसको, डायरेक्टर को, और सर टेस्टिंग के पैसे दिए, ये भी बोला। तो बोला कोई बात नहीं। उस टेस्ट करने में 42 डेज़ लगे। मेरे को 44 डेज़ में एक चिट्ठी मिलती है उसी डिपार्टमेंट की, वो सामने लिखी है, आपको सुन के ताज्जुब होगा। मेरे को कभी जो है ना दिल जो है ना यहाँ पे नहीं आया गले में उछल के। उस लेटर को देखते ही गया कि अब तो नाटक हो गया होगा, फेल फूल हो गया होगा, तब ये लिखेंगे। देखा तो उसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ था। तो वो 240 लक्स की रोशनी दे रहा था, और जो है उसकी लाइफ अच्छी थी। उनका कहना था ड्राइवर ठीक बना है, बस इसमें जो सोल्डरिंग यूज़ किया है उसको थोड़ा-सा और अच्छा कर लो, बाकी सब ठीक है, डिज़ाइन इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये चिट्ठी आई थी 12:22 पे, आज भी समय मुझे याद है। मैंने अपने एक पिट्ठू में पैंट शर्ट डाली, वो 2 बल्ब थे वो डाले, और मैं घर से निकलने लगा तो माँ ने बोला कि अरे अचानक तू कहाँ? मैंने कहा लौट के बताऊँगा पूरी कहानी, क्योंकि माँ को बताई नहीं थी ये कहानी। सुबह पहुँचे 4 साढ़े 4 बजे, कौसानी पहुँचती है बस, 3 बजे चलती है यहाँ से। वहाँ पहुँचे तो नब्बू के आँगन में जो है बैठा, तो माँ जी जो है झाड़ू लगा रही, गाँव में तो जल्दी ही उठाते। तो मैंने उनसे कहा माँ जी नमस्कार, नब्बू कहाँ है? अब उन्होंने देखा यार ये अजनबी आदमी नब्बू को पूछ रहा है। तो उसने कहा तुम कौन हो? मैंने कहा नब्बू का दोस्त हूँ। कि तो उसको लगा यार इतना बड़ा है ये, मेरा नब्बू का दोस्त कैसे होता है? वो 8वीं में पढ़ता था। फिर भी उन्होंने कहा कि वो जो है ना गाय को चारा दे रहा है। अब आप सोचो कि शहर का बच्चा 4:30 बजे उठता है क्या? गाँव में बच्चा चारा दे रहा होता है, अपना काम निपटा रहा होता है। तो गया तो मैंने उसका गया, अरे नब्बू। तो उसने एक बार तो झटके से देखा, नहीं पहचाना। दूसरे का, अरे दादा आप? चौंका, तो आप कैसे? तो मैंने उसका हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ के कहा जरा सुन, मेरे अंदर तो उतावली थी। तो जब मैं, उस बच्चे ने कहा दादा रुको मैं जरा चारा दे दूँ, आपकी आप पूछता हूँ क्यों आए हो आप? उसने चारा दिया, हाथ वाथ धोए। उसने कहा, मैंने कहा कमरे में चल। मैंने उसका हाथ पकड़ा, कमरे में गए। पहाड़ के कमरे थोड़े छोटे होते हैं, तो मैंने कहा, और उसमें एक बल्ब लगा हुआ था 200 वाट का, जिसमें वो रहता था। तो मैंने एक अपना बल्ब निकाला, उसके हाथ पे रख दिया। उसने देखा, अबे ये क्या है? उन्होंने कहा मैंने कहा ये बल्ब है, तूने एक सवाल पूछा था। कह रहा कौन सा सवाल पूछा था? उसे याद नहीं। मैंने कहा तूने नहीं कहा था कि आंखें दुखती हैं, वोल्टेज कम लगती है, वो सब है, तेरी सारी बातों का सोल्यूशन है ये। तो कहने लगा दादा तुम्हें याद रहा? मैंने कहा यार उस दिन बेइज्जती हो गई थी, आज इज्जत बचाने आ रखा हूँ तेरी नज़र में। तो उसके बाद क्या है, उसने कहा कि ठीक है। तो मैंने जल्दबाजी में, मुझे आज भी हवड़ तवड़ में उस बल्ब को उतारा तो गर्म था, हाथ जला हुआ उससे, वो रखा पर उसे बल्ब लगाया, और मैंने कहा नब्बू इसका इनॉग्रेशन तू ही करेगा। तो नब्बू ने जो लाइट जलाई, अब चौंकने की बारी नब्बू की थी। नब्बू ने कहा दादा ये तो बहुत ही बढ़िया। फिर वो किताब उठा लाया, उसके नीचे बैठ के पढ़ता रहा।
तो उसने देखा आंखों पे भी स्ट्रेन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, कहा, दादा ये तो मजा आ गया। तो मैंने दूसरा बल्ब भी दे दिया उसको कि बेटा ये ले ले, ये बल्ब तेरे लिए ही है, ये मेरी इनोवेशन तेरे लिए डेडिकेटेड है। बाहर आए, ब्रेकफास्ट करने लगे जब, तो वो अपने दोस्तों को ला चुका था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी इससे आगे है। तो वो दोस्तों को लाया, तो मैंने अपना सुबह वहाँ 11 बजे बस चलती है, मैंने कहा माँ जी को प्रणाम किया, उन्होंने मेरे को पराठे बना दिए, अचार दे दिया और ये रास्ते में खा लेना बेटा, ऐसे ही होता है, बाहर खाना नहीं चाहिए। तो चला गया। उनका भोटिया कुत्ता भी हमारे साथ गया, पहाड़ का भोटिया कुत्ता छोड़ने जाता है सर, विदा करने जाता है। अगर श्रवण भाई नहीं देखा हो तो देख सकते हो, लाइव है। तो वो गया, तो जब उसने सामान बस में रख दिया, कहानी वहां से शुरू होती है असली हमारी यात्रा। जब रखते हैं तो मैं नीचे उतरा, उन बच्चों के साथ कहा कि अच्छा बच्चों, ये अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, तुमने मेरे को एक नया रास्ता दिखाया हुआ है। तो जैसे ही मैंने पहला पैर जो है बस में रखने के लिए रखा, तो नब्बू की वही स्टाइल थी, जमीन खोद रहा था पैर से और आंखें जमीन में थी, और पूछा दादा एक प्रश्न और पूछें। मैंने कहा ये मरवा देगा इसके, इसने मुझे 5.5 महीने इसने मेरे लगवा दिए एक प्रश्न के चक्कर में, अब दूसरे में मरवाएगा। ये सच्ची कहानी है कामाक्षी जी। और जब उसने कहा कि दादा मेरा तो हो गया, मेरे दोस्तों का क्या है, उसके इस सवाल ने 324 गांव को हमने 100% एलईडी से उत्तराखंड को सैचुरेट किया। बहुत अच्छा। और सैल्यूट है 1.5 सर लाख आपको। बच्चे आज उस लैंप को यूज करते हैं। हम लैंप बना हुआ नहीं देते, हमारा स्पेक्स का फिलॉसफी नहीं है, हम कोई प्रोडक्ट बना हुआ नहीं देते, वो खुद बनाते हैं। तो 1.5 लाख यूनिट पर डे बचाते हैं, वो 1 यूनिट पर डे बचाते हैं। और ये इनोवेशन यहीं नहीं रुका। एक बच्चे ने पूछ लिया कि दादा ये तो जो है, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो एलईडी बल्ब खराब हो जाता है। तब हमने एक फ्यूज बनाया ₹1.18 का, और वो फ्यूज लगाया। आज की डेट में करीब करीब 10 लाख बल्बों में हम फ्यूज लगा चुके हैं, और उस फ्यूज खराब होता है ₹1.18 का, बल्ब आपका ₹100 का बच जाता है। बहुत अच्छा। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए बहुत ज्यादा हमें मोटिवेट करने की मोटिवेट नहीं है सर, आवश्यकता है पूछते हैं कि हम वो उन्हें, पूछें, और वही हम मैंने कहा ना, उनकी बातचीत का कामाक्षी जी एक संजीदगी प्लेटफॉर्म्स बनेगी नहीं सर है, इस विषय में भी। हाँ जी। प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप उन्होंने मेरी जिंदगी कितनी बदली। स्टेट के 3 इनोवेशन, 3 एनर्जी कंजर्वेशन, नेशनल का एक इनोवेशन अवार्ड, नासा और इनसे जुड़ने का जो रास्ता था, उस बच्चे के इस सवाल ने मेरे लिए बनाया। सर ऐसे अनुभव ये- विद्यालय में भी रहे हैं क्या कुछ? विद्यालय आपके के जो अनुभव करियर होते में? हैं, थोड़ा सा फनी एक मैं आपको जी, अनुभव जरूर। बताना चाहूंगा कि बच्चे से प्रश्न किया गया कि हमारे को जब बिजली कड़कती है तो हमको पहले दिखाई देती है और फिर सुनाई देती है, ऐसा क्यों? बच्चे ने कहा कि मैं सोच के बताता हूँ। छोटा क्लास का बच्चा। अब मैं जो कह रहा था कि ड्राइंग जो टेक्निक है वो बच्चे के मन में क्या, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते उनके, क्योंकि उनकी दुनिया ही अलग है। उसने फटाफट से एक चित्र बनाया, चेहरा बनाया, और वहां से एक बिजली कड़कती हुई दिखाई, और उसने कहा सर देखो इतना आसान है ये तो मैंने कहा कि क्या आसान है? देखो क्योंकि हमारी आंख पे पहले आ रही है ना, कान हमारे पीछे हैं, बहुत तो बढ़िया। इसलिए हमको दिखाई पहले देती है, और वो सुनाई बाद में देती है। हम साइंस की दृष्टि से Very कह सकते हैं practical. कुछ भी बहुत कि बढ़िया। क्या सही है गलत जी, है, पर उस बच्चे की दृष्टि से उससे सर्वोत्तम जवाब कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत जो ड्राइंग बहुत ही टेक्निक है तो प्रैक्टिकल है सर, बिल्कुल। तो हमने ये देखा कि ड्राइंग ऑफ आइडियाज, ये जो एक्टिविटी है ये कितनी महत्वपूर्ण है, और कैसे ये हमारे बच्चों के आइडियाज या किसी भी व्यक्ति के आइडियाज को मटेरियलाइज करने का पहला स्टेप हो सकती है। तो सबसे पहले तो विचारों को आने देना, उनको स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। और हमारे क्योंकि आदरणीय बिजलवाण सर हमारे एजुकेशन की फील्ड से बिल्कुल डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और आदरणीय शर्मा सर हमारी टेक्नोलॉजी की फील्ड से पूरी तरीके से उसमें मैं कहूँगी कि इस वाक़ये के बाद तो रमे हुए हैं, जो हमें आवी सर ने यहाँ पे शेयर किया। तो इससे हमने ये पाया कि पहले तो विचार आने दें, फिर उसे स्वीकृति दें, और उसके बाद उनको मोटिवेट करें बच्चों को कि वो उन विचारों को उकेर सकें। जैसा बिजलवाण सर ने अभी अपने वक्तव्य में पीछे बोला था कि
बच्चा जो छोटा बच्चा होता है वो कैसे पूरी दीवारों को रंग देता है, क्योंकि वो अपने मुंह से अभिव्यक्त नहीं कर सकता उस चीज़ को, तो वो दिखा देता है। अभी सर ने अपनी इस स्टोरी के माध्यम से, इस वाक्य में बताया कि कैसे उस बच्चे ने ये प्रूव कर दिया कि हमें ये दिखाई पहले देती है और सुनाई बाद में देती है, क्योंकि आंखें पहले आगे हैं और कान पीछे हैं। तो ये इतना प्रैक्टिकल आंसर है एक तरीके से अगर हम देखें तो। हम ये कह सकते हैं कि एक यंग साइंटिस्ट की मनोदशा या ये उसके वक्तव्य हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी गतिविधि के बारे में हम आदरणीय विजयमान सर से पूछेंगे कि सर अब हम इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। एक दूसरी एक्टिविटी हम पोस्ट इट नॉट ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्चुअली, इस गतिविधि में हम क्या करेंगे कि बच्चों को कुछ समस्या कह देंगे या कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कह देंगे। तो जैसे स्टिकी नोट्स वगैरह होते हैं सब, इसका फायदा ये है कि हम एक साथ कई बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। केवल एक बच्चा नहीं, सभी बच्चों को हमने कहा कि लाइए आप विचार को लिखिए और एक बोर्ड पे हम उनको क्या कर लीजिए, चस्पा कर लीजिए सबके सब। अब उसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि एक छोटे से अंतराल में सभी बच्चों ने उस समस्या पर, उस अवधारणा पर अपने विचार को प्रस्तुत कर दिया। अब साथ ही साथ वो ये तो देख रहा है कि मेरा विचार ये है, क्योंकि बोर्ड पे लगा हुआ है, तो ये भी देख रहा है कि दूसरे बच्चे ने क्या दिया है उसके बारे में। उसका विचार मेरे विचार से कितना भिन्न है या मेरे विचार के साथ वो कितना मेल खाता है। तो इन और फिर अगर हम उनको ये साथ साथ ये भी कह दें कि जरा अब इसमें से जितने एक प्रकार के विचार हैं वो जरा इकट्ठा कर लीजिए एक तरफ, जो दूसरे क्लासिफिकेशन भी आ जाएगा और एक तरीके से बच्चों में जो हम कह सकते हैं ना कोलैबोरेशन की भावना, वो और भी अधिक बलवती हो सकती, टीम वर्क का तरह हम ले जाएंगे बच्चों को। तो ये दिखने में छोटी सी गतिविधि है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है बहुत गहरा इम्पैक्ट बच्चे के मन मस्तिष्क पे पड़ता है, क्योंकि वो जो चीज अपने साथ वाले से कह नहीं पा रहा है उसने स्टिकी नोट्स पे लिख दिया है, चस्पा कर दिया है। अब एक बच्चा अपनी पूरी क्लास के बच्चों को क्या कर पा रहा है, उनके विचारों से अवगत हो पा रहा है। इसमें मैं चाहूंगा कि जो हमारे जो मेंटर है, मेंटर कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि क्लासरूम की बात हो। जैसे कि सर ने अभी एग्जाम्पल दिया था, तो वहां गांव में गए थे, आप ही मेंटर थे, सब कुछ सर्वे सर्वा। तो हम एक्चुअली इस चीज से ज्यादा बंध चुके हैं कि जैसे ही हमारे उस पास कोई विचार आता है और हम अपनी नॉलेज की मेरिट पे उस विचार को रिजेक्ट करना शुरू कर लेते हैं। हमें बच्चों के लेवल पे जा करके सोचना पड़ेगा, और अगर हम बच्चों के लेवल पे जाके सोचेंगे तो निश्चित तौर पे तब हम क्वांटिटी पे विचार करेंगे, क्वालिटी पे विचार नहीं। तो क्वांटिटी पे विचार करके फायदा ये होता है कि हमें एक तो ये मिल जाता है कि इतने बच्चे, क्या सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें कि नहीं कर रहे हैं। एक मेंटल एक्टिविटी भी बच्चों के लिए हो गई और सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए। और हमें अब मेरे पास विचार आ गए हैं, सबके विचार आ गए हैं। अब मैं कह दूं कि जैसे ही कोई विचार आया कि चस्पा करने जा रहा हूं और मैंने कहा जरा थोड़ा सा इधर दिखा दो, नहीं तो बेकार विचार। तो एकदम से जज करना ही नहीं है, जज करना ही नहीं है बच्चे को, आने दो। जितने विचारों को जब तक आएंगे नहीं तब तक आप सही और गलत तो कह नहीं सकते। तो किसी चीज के सही और गलत होने के लिए जरूरी है कि पहले वो मूर्त रूप में हमारे क्या आ जाए, सामने आ जाए। और अगर हम पहले ही हर्डल उसमें लगा देंगे कि नहीं बच्चे तुम्हारा विचार गलत है, तो आगे भी विचार को प्रस्तुत करने में वो हिचकेगा। तो हमें पहले प्रोत्साहन देना है उसे कि वो विचार अपने आगे लाए, और उसके बाद आगे की बात शुरू होगी कि कितना रैशनल है, नहीं है, और ये सारी। हाँ, वो बात की बातें, वो सब बात की बातें हैं। हम उसको अलग से भी कर सकते हैं, अलग से समझा भी सकते हैं, लेकिन समूह में ही हम बच्चे को ये कह दें कि ये गलत है, तो वो पूरी तरीके से उसके डिमोरलाइज हो जाएगा, अब भविष्य में फिर। बहुत बढ़िया। सर हम आपकी तरफ आते हैं, और अभी जैसा आपने एक एग्जाम्पल से, एक स्टोरी से आपने ये समझाया था अभी पीछे और कि कैसे उस बच्चे ने एक यूरेका वाला थॉट दे दिया अचानक से, और आप एक इनोवेशन की तरफ, एक आविष्कार की तरफ बढ़ गए।
और उसके बाद की आपने अपनी उपलब्धि भी बताई, और साथ में आपने शुरुआत में कहा था कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ बच्चों से दोस्ती कर लेता हूँ। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसा कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला भी कोई और एपिसोड है जो आप हमारे दर्शकों के साथ हाँ, साझा श्योर करना श्योर। चाहेंगे? बच्चों के साथ ना एक बड़ा अच्छा रहता है कि आप एक बार मेलो डाउन हो जाइए, आप अपने आप को मेलो डाउन कर लीजिए। मैं जब भी मेरी जितनी भी इनोवेशंस हैं उनकी सबकी अपनी कहानियाँ हैं और ये सारी सच्ची कहानी है। स्पेक्स ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये बना के लेके और मैं एज ए फैंटम जाऊंगा और सबको दूंगा और सब ताली बजाएंगे और मैं खुश हो जाऊंगा। मैं खुशी नहीं होता उससे। तो हमने हमेशा प्रोसेस के बीच में जो है बनाना शुरू किया। ऐसा था कि खाना ना, ब्राह्मण आदमी है तो खाना रुचिकर लगता है, खाने के अलावा मुझे कोई शौक नहीं है। और खाने में भी क्वालिटी, मैं आपको यहाँ देहरादून क्या यहाँ नॉर्थ इंडिया में बता सकता हूँ कहाँ पे कहाँ कौन सी चीज़ कैसी बढ़िया मिलेगी। बर्फ़ी खानी है तो कहाँ बिहारीगढ़ में जायसवाल की बर्फ़ी से बढ़िया नॉर्थ इंडिया में बर्फ़ी नहीं बनती है। उस बर्फ़ी को गर्मी में भी, अब उसकी साइंस बता रहा हूँ, बर्फ़ी को गर्मी में भी रखेंगे 12 दिन तक 15 दिन तक खराब नहीं होगी, फंगस नहीं लगेगी, मैं आपको बताऊँ। तो इसी तरह का जो चीज़ें हैं जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कनेक्ट नहीं होते हैं। और ये जो पूरा का पूरा था, जो पहली कहानी मैंने बताई वो एम्पैथी से ही स्टार्ट हुई कि वो सीधा। तो एक बार क्या हुआ कि बच्चों के साथ मेरे को कुछ एक्सपेरिमेंट करने का था कि जो मिलावट है या फूड क्वालिटी है उसको कैसे कैसे कर सकते। तो एक बड़ा ग्रुप था, करीब 20-25 स्कूल के बच्चे थे, 4-4 बच्चे हर जगह, टीचर्स भी थे। तो हमने कहा कि यार अब हम बात तो कर रहे हैं और जो आप टेस्ट कर रहे हो वो लैब में तो कर रहे हो, लेकिन यार हमारी माता जी तो सारा डील करती हैं, या दादी डील करती है या बहन डील करती है उसका, और वो साइंस से नहीं है तो वो कैसे करेगी, उसको क्या लेना है, मतलब वो कैसे पता करेगी जो ये, क्योंकि वो तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन से ही करेगी कि ये अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है। तो क्यों ना यार इसका इसके लिए कुछ सोचा जाए यार। हम सब सोच के आज यहाँ से तब निकलेंगे, समोसे और चाय कितनी भी खा लेना, कि एक आइडिया आना चाहिए। प्रेस क्लब में ये मीटिंग हुई थी, ये 2001 की बात है, शायद फरवरी था या जनवरी था, डेट मेरे को याद नहीं। तो इसमें विज्ञान प्रसार के अरूप मिश्रा जी भी थे, आज की डेट में जो है वो आसाम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन, उससे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन थे, वो उसमें लेते। तो कहा ब्रजमोहन ये अच्छा आइडिया है, इसको करते हैं। तो आपको सुन के ताज्जुब होगा, हमें 3.5 घंटे लगे हमें आइडिया ड्रॉप। और आइडिया कैसे कैसे आए मैं आपको बताऊँ कि क्यों ना एक छोटी लैब किचन में बनाया जाए, यहाँ से आइडिया। और अल्टीमेटली वो आइडिया ऐसा उसी दिन फाइनल हुआ कि एक छोटा सा लैब हो जिसमें एक घर पूरे साल की टेस्टिंग कर सके और टेस्टिंग को हैबिट में इनकलकेट करे, क्योंकि माँ से ज़्यादा चिंता तो बच्चे की कोई करता नहीं कि यार मैं अपने बच्चों को सबसे अच्छा खाना दूँ, है ना। और आप देखो जबरदस्ती उसे कहेगी क्योंकि माँ है ऐसी है, उस मैथमेटिशियन माँ होगी लेकिन उसकी गिनती हमेशा गलत होती है, वो बच्चे को एक रोटी मांगता है वो 2 दे देती है, वो उसका अफेक्शन है। तो इसी पॉइंट को देखते हुए कि तो यही बच्चों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में आया। मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा छोटा लैब बनाया जाए जो बॉक्स के रूप में हो, जो बच्चों के हाथ में ना जाए, छोटे बच्चों के हाथ में ना जाए। ये भी बच्चों से आया श्रवण भाई कि यार वो केमिकल होगा तो नुकसान देगा, ये भी उसी में आया। तो उसमें उस बच्चों ने एक छोटी किट की बात की कि उसमें आए और जितनी भी चीजें हमें टेस्ट करनी है वो उसमें हो जाए। 100 रुपए की किट बनी और 100 रुपए में 1 साल अगर कहें तो कुछ भी नहीं था। और दूध उसमें जो है हर तीसरे दिन टेस्ट करना था, यहां से लेकर स्टार्ट हुआ, वो बन गई सर। 8 रुपए का लैक्टोमीटर आता है सर, हमारे घरों में नहीं होता। 20 रुपए की चॉकलेट हम तुरंत खाते हैं और फेंक देते हैं, तो वो बन गई। अब जब ये बन गई तो आपको सुन के ताज्जुब होगा, वहां का जो जगदीश पियोन था उसने एक सवाल पूछ लिया था। उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि जो बोतल आती है केमिकल की वो तो बड़ी होती है, तो ये इतनी छोटी किट बनाने के लिए फिर किसी दुकान की जरूरत पड़ेगी, वो बना के देगा, वो फिर पैसा ज्यादा लेगा, तो क्या किया जाए। अब यहाँ पे असली प्रॉब्लम यहां से शुरू। फिर बच्चों से बात की तो एक बच्चे ने कहा कि सर जैसे हम इसमें एसिड यूज कर रहे हैं तो क्या हम नींबू यूज नहीं कर सकते, वीक एसिड है, हम तो रिसर्च तो कर नहीं रहे,
हम तो सिर्फ सिंपली ये बता रहे हैं कि ये एसिड सॉल्युबल है या नहीं है, सिर्फ इतना बता रहे हैं। तो वीक एसिड यूज कर लेते हैं, उससे किसी को नुकसान भी नहीं होगा, बच्चे का भी नहीं है ये, और ये 100 रुपए का नाटक भी खत्म हो जाएगा। यहां से एक नई इनोवेशन की शुरुआत हुई। हमने रसोई कसौटी करके एक छोटा पैकेज बनाया। 3 तरह के सॉल्वेंट हैं आपकी दुनिया में, वाटर सॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल, ऑर्गेनिक सॉल्युबल। मैक्सिमम इम्प्योरिटी इससे ही पकड़ी जाती है। तो वाटर तो है ही आपके पास, एसिड सॉल्युबल नींबू हो गया, और भगवान की दुआ से मैं आपको बताऊं, थर्मामीटर घर में हो ना हो, लेकिन नेल पॉलिश रिमूवर जरूर होगा। तो इन चीजों से अप्रोक्सीमेटली मोर देन 35 चीजें आप घर के खाने की टेस्ट कर सकते हैं। लैक्टोमीटर हमने टेस्ट ट्यूब से बनाना सिखा दिया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से, 3.5 घंटे की ब्रेनस्टॉर्मिंग से एक आइडिया का कंक्लूजन निकलना थ्रू चिल्ड्रंस। और वो आपस में ऐसे बहस कर रहे थे, अच्छा तूने ऐसे कहा, अब वो कहाँ से आएगा, वो तो पौड़ी में होता ही नहीं है, वो पौड़ी का बच्चा। हमने कोशिश ये की थी कि एक और बात है, अगर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, एक डेमोग्राफी के बच्चे ना लें, डिफरेंट डेमोग्राफी के बच्चे अगर लेंगे तो उनके आइडिया जो है ना बहुत वर्सेटाइल होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, क्योंकि वो कनेक्टेड होंगे उसकी लोकल उससे, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा टेस्ट ट्यूब कहाँ से लाएगा, और वहां तो टेस्ट ट्यूब होते नहीं, तो कांच का गिलास ले लिया उसकी जगह, सीधा सीधा। तो अगर हम डिफरेंट डेमोग्राफी के बच्चों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं किसी एक प्रॉब्लम पे, तो सॉल्यूशन बहुत ही बेहतर और फॉर ऑल आएगा। मतलब सर हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जब हम करते हैं तो हमें कुछ रूल्स भी फॉलो करने चाहिए। तो सर हमें कुछ नियम भी फॉलो करने चाहिए। हाँ जी। तो उसमें जैसे एक तो आपने बात कही कि थोड़ा वेरिएशन होना चाहिए हमारे जिनके बीच में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, जिससे कि अलग अलग नहीं आइडियाज नहीं, हैं जिनके लिए हम आइडिया डेवलप करना चाहते हैं, चाह रहे हैं। तो वो तो हमारी क्लाइंटेज अलग है ना। तो अगर एक ही जगह का साइंटिस्ट बैठ के बात करेगा, तभी तो वो अभी बता रहा था सरवण भाई की कार जो है ना पानी में डूब जाती है, लेकिन चील तो नहीं डूबती, उड़ती तो वो भी है। तो उस तरह का है। सर हम क्या कुछ विजयपान सर, क्या हम कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हैं क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए? हाँ, कुछ जैसे बातों का ध्यान हमें जो रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें क्वालिटी पे फोकस नहीं करना है, पहले क्वांटिटी पे फोकस करना है कि ये तो भाई रैंडम आइडियाज हाँ, हैं, जितने भी आए उतने हाँ, आ सकते जितने आए उतने आने देना है। फिर उसके बाद हमें जज नहीं करना है इमीडिएट किसी आइडिया को कि भाई तुम्हारा आइडिया सही है, तुम्हारा आइडिया गलत है। अक्सर जो आइडिया जो क्लिक करते हैं वो बैक बेंचर्स जिनको हम क्लास में कहते हैं ना, उनके, जिनको हम साधारण भाषा में कहते हैं ना कि क्या वाहियात बात कह रहे हो, तो जो वाहियात वो शब्द है ना, वो इनोवेशन का मैं कह दूं कि वो रूह होती है, आत्मा होती है। वरना लकीर पे तो चलते चलते तो हम जिस जो पैटर्न है उसी पे चल रहे हैं। जब हम डिफरेंट सोचते हैं बिल्कुल, तो जो वो जिनको मैं कह रहा हूँ कि जो वाइल्ड आइडिया है उनको हमें इनकरेज करना पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो एप्लीकेबल ना हो, नहीं होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन जितने आएंगे उसमें से ही कुछ न कुछ हमें जरूर निकलेगा। और सर यदि कुछ आप भी बताना चाहें। सर बताने के हम लिए इसमें अपनी सर ये तो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात की कि रूल्स क्या होने चाहिए। जैसे सर ने बोला अगर हमारे पास जिन के लिए हम डेवलप कर रहे हैं ये आइडिया, जिनके लिए हम चाह रहे हैं कि इनोवेटिव आइडियाज़ आएँ, अगर उस ग्रुप में वेरिएशन होगी तो वेरिड आइडियाज़ आएंगे। जैसे सर आपने कहा कि अगर हम एक ही एरिया के बच्चों से बात करते हैं तो एक टाइप के आइडियाज़ संभावित हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग एरियाज के बच्चों से बात करते हैं तो शायद आइडियाज में भी वेरिएशन एक ही चीज के लिए आ सकती है। एक समस्या के बहुत अच्छी वैरायटी के समाधान हमें देखने को वहां पर मिल सकते हैं। और सर बिजलवान सर ने अभी बात की कि हमें आइडियाज को क्वालिटेटिव वे में नहीं देखना है, क्वांटिटी पे पहले फोकस करना है कि कितने भी आइडियाज आते जाएं और फिर उसके बाद उन्हें देखा जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी, वो नेक्स्ट स्टेप होगा कि कौन सा मटेरियलाइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा हमें और कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं सर? इसके अलावा हम और क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं आइडिएशन के लिए? जैसे ये तो हमने दो बातें कर ली। क्वांटिटी, आई डू एग्री कि जितने ज्यादा आइडिया आ जाए वो बेहतर है।
एक समय में तो ये आइडिया भी बड़ा जैसे सोचा गया होगा ना कि यार जो है चीज अगर ऊपर फेंकेंगे तो नीचे नहीं आएगी। एरोप्लेन उसका उदाहरण है। वो एक फोर्स से गया और नहीं उदाहरण नहीं हुआ। लेकिन पहले तो नहीं सोचा गया कि उन्होंने कहा ना नीचे जो डालेगा उस दिन में उस समय उसे बोल देते गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाने वाले से तो वो गला दबा देता। उन्होंने कहा भाई मेरे खिलाफ जा रहा है तू। तो एक तो आइडिया और क्वांटिटी आएगी, क्वालिटी तो कुछ होती नहीं है। क्वालिटी हमारा एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ थिंग है कि हम सोच रहे हैं क्वालिटी आइडिया आइडिया है, आइडिया है। और वो आइडिया हो सकता है किसी नई और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे लेकिन रिलेटिव किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेकिन सकता है। अभी हम शुरुआत में उसे जजमेंटल नहीं हो नहीं सकते नहीं, जैसा हमें आपने बोला। कभी भी जी, किसी भी आइडिया के लिए जजमेंट रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जी, हमें किसी भी सवाल के लिए रिस्पॉन्ड करना चाहिए। रिएक्शन और जजमेंटल तो मतलब ही आप हो ही नहीं सकते, आप इतना जानते ही नहीं है, सीधी सी बात। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। हम टेरेरियम्स बनाते हैं, बच्चों को सिखाते भी, और टेरेरियम मुझे बहुत फैसिनेट भी करता है और मुझे लगता है कि फ्यूचर का एक बिजनेस भी है। मैं एक किताब भी कंप्लीट कर रहा हूँ उसके ऊपर कि कैसे टेरेरियम बना के आप करोड़पति बन सकते हैं टाइप से। तो टेरेरियम की समस्या क्या है कि टेरेरियम को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चीज चाहिए, रिफ्लेक्टेड लाइट। बाहर रखेंगे उसमें एल्गी फॉर्मेशन हो जाएगा, अंदर रखेंगे तो उसको कम लाइट होगी तो उसके प्लांट्स मर जाएंगे। और तो हमने सोचा यार कोई ऐसा सूरज बनाते हैं जो सिर्फ टेरेरियम पे ही लाइट डाले। तो आदत वही खराब है कि बच्चों के बीच में ही जाना है कि आइडिया बच्चों से बढ़िया आता है। और एक जो है उनसे कहा कि यार ये समस्या है, अब इस समस्या का सोल्यूशन क्या निकलना चाहिए। अब सूरज या तो सूरज के पीछे पीछे भागें हेलीकॉप्टर लेके, ऐसा कुछ ऐसे भी मतलब बात स्टार्ट की, सूरज के पीछे पीछे भागें या बल्ब के नीचे हाथ से लेके खड़े हो जाएं, ऊपर करना हो ऊपर कर ले, नीचे करना हो क्योंकि कभी लाइट कम चाहिए कभी ज़्यादा चाहिए तो कैसे होगा कैसे। तो ये सब कहानियाँ उनके बीच में हुई। आपको सुन के ताज्जुब होगा, 1 घंटा 42 मिनट में सोल्यूशन आ गया। और सोल्यूशन आया कैसे कि एक एक लैम्प बनाते हैं, टेबल लैम्प बनाते हैं। टेबल लैम्प बनाते हैं तो उन्होंने ये सवाल पूछते थे कि कितनी उसको वो चाहिए, जो लक्स की रोशनी चाहिए। मैंने कहा 20 लक्स भी बहुत हो जाएगा। ठीक है 20 लक्स, तो सर एलईडी में कितनी एलईडी लगाएं कि 20 लक्स की रोशनी आएगी। उसके लिए ड्राइवर को कितना वो करना पड़ेगा, उसमें उसमें डायोड कितना लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से शुरू हुई, एक जगह अटक गए। अब क्या और किस चीज़ से बनाएंगे कि भाई लो कॉस्ट कौन सी है, तो बैम्बू से बना लेते, बांस से बना लिया, काट पीट के वो खड़ा भी कर लिया। उसी समय वहाँ खड़ा सब हथियार थे तो वो खड़ा भी कर लिया। अब वो खड़ा कर लिया तो उसकी गर्दन अकड़ गई ना, तो वो मतलब वो तो ऐसे हो गए। तो उसमें जो है कैसे करें। तब किसी एक बच्चे ने कहा कि सर इसमें गर्दन लगा दो, सर इसमें गर्दन लगा दो। बस उसमें गर्दन लगा दी, हमारा सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन। बहुत ही बढ़िया। और जब हम इसकी एक नेक्स्ट एक्टिविटी के रूप में देखते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं कि स्टोरी टेलिंग भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो हमारे आइडिया को और मूर्त रूप देने में बहुत सहायक होती है। तो ये स्टोरी टेलिंग किस तरीके से की जाए सर, और इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा बच्चों के बीच में? स्टोरी टेलिंग का बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जो मेंटर है वो स्टोरी सुना रहा है, एक तरीका ये है कि बच्चे को उठा दिया वो स्टोरी सुना रहा है। लेकिन जो एक्टिविटी का जो सही तरीका है, हम प्रत्येक बच्चे से कहें कि एक से स्टार्ट कीजिए, आप कुछ भी सेंटेंस बोलिए, आप उस सेंटेंस को जोड़ते हुए दूसरा बच्चा, फिर उसके आगे तीसरा बच्चा, और फिर ऐसे ऐसे करके कहानी बनाते जाए। मान लो कि जैसे कोई किसी ने कहा कि एक लड़की साइकिल पे बाजार जा रही, दूसरे ने उठा, उसने कहा कि वो बाजार से दूध लेने जा रही थी। तीसरा उठा, उसने कहा कि रास्ते में उसकी साइकिल पंचर हो गई। चौथे ने कहा कि साइकिल उसने वहीं छोड़ी और वो आगे निकल गई। पांचवें ने कहा कि वो वहां गई, लेकिन जब उसने देखा कि जहाँ पे साइकिल पंचर हुई थी शायद पैसे वहीं पे छूट गए। अब ऐसे कर करके पूरी एक कहानी, बच्चे के मन में क्या विचार आ रहे हैं, आप एक तो कल्पना, मतलब इसका कोई हम नहीं कह सकते कि डेफिनेट फ्यूचर नहीं इस कहानी का,
और जब डेफिनेट फ्यूचर नहीं है तो वो उत्सुकता को बनाए रखता है, बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है, बच्चों के दिमाग में ये आता है कि अगला बच्चा ये सोचता है कि पहले बच्चे ने क्या बोलना है तो मुझे इमीडिएट उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देना है, तो वो अपने दिमाग पे जोर दे रहा होता है। तो उसके जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही कह लीजिए उसके अंदर कई तरह के विचार कौन रहे होते हैं, और वही हमारा मुख्य मकसद है कि उसका जो मस्तिष्क है विचारों से परिपूर्ण हो। बिल्कुल सर, ये तो बहुत लाइफ इसका अनुभव मुझे भी स्कूल में हम स्कूल विजिट्स में जाया करते थे, तो उसके दौरान है कि बहुत छोटे बच्चे भी अगर आप उनके बीच में एक विचार डालें तो उनके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि सर वो बिल्कुल बाहर निकलने को तैयार रहती हैं। अगर उनको एक पिक्चर पोस्ट कार्ड भी दिखाया, एक फ्लैश कार्ड भी उनके सामने उनको दिखाया, तो वो इतनी जल्दी स्टोरी बना देते हैं और इतनी डिफरेंट स्टोरीज वो बना के देते हैं कि आपको फिर मेन स्टोरी याद ही नहीं रहती कि इससे बेहतर तो ये थी। तो ऐसा वाला ये एक्सपीरियंस तो मुझे भी हुआ है। और सर इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें कि स्टोरी टेलिंग किस तरीके से एक अच्छा तरीका है विचारों को और बाहर निकालने का। मैं आपको की कहानियां बहुत सुनाता है ये इतनी स्टोरी टेलिंग का है। अभी मैं आपको रिसेंटली 4-5 महीने पुरानी 3-4 महीने पुरानी कहानी सुनाता हूँ। मेरी वाइफ मोना जो नारी शिल्प में प्रिंसिपल हो गई है, तो उस दिन मैंने उसको कहा कि टेक्नोलॉजी हैकाथन जो है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी करा रहा है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, मैंने बहुत टीचर्स को भी भेजा हुआ। तो उसने कहा यार मैं तो इंग्लिश की हूँ। मैंने कहा यार सबसे इम्पोर्टेंट तो कम्युनिकेशन ही है, भाषा ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप बात को कह पा रहे हैं ना तो श्रवण कर लेगा। तो उसने मुझसे पूछा कोई आइडिया है? मैंने कहा बस एक शब्द बताऊंगा, उससे आगे मुझसे पूछना मत ना, मैं बताऊंगा। अब उसके बाद तुम बताना तुमने क्या किया। तो ठीक है, मैंने कहा बता। मैंने कहा रिसाइकलिंग। अब मैंने कहानी का टाइटल, शी इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। उन्होंने जो है अपने यहाँ स्टार्ट बच्चों के साथ 11th 9th 11th और 10th और 12th के साथ स्टार्ट किया कि क्या क्या हो सकता है। वो कहानी मुझे बाद में पता चली। तो मैंने पूछा कि भाई ये पूरी हुआ कैसे, और अल्टीमेटली ये हुआ कि वो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में अपने प्रोडक्ट के साथ गए। उस कहानी के थ्रू एक प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट के साथ गए। उन्होंने जो है हैकाथन में 104 स्कूल थे, उन्हें सेकंड प्राइज मिला। उस कहानी में उसने बताया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले बच्चे के हाथ में प्लास्टिक की बोतल दी कि अब ये इस्तेमाल हो गई है, अब तुम ये बताओ इसका क्या क्या हो सकता है। एक एक आइडिया एक एक बच्चा, अब वहां से जो आइडिया जनरेट हो। तो इसी तरह से उसने फ्यूज बल्ब दे दिया, मैं आपको बताऊं। ऐसी ही 3-4 चीजें दी, उसे 3-4 नई स्टोरी बनी। और जब एंड ऑफ द आइडिया हुआ, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस वहां जूरी के सामने रखा कि हमने ऐसे किया। और जूरी इसमें इंटरेस्टेड ज्यादा थी। मेरी बात भी हुई उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से कि वो जो टोटल प्रोसेस था उस इनोवेशन का करने का, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और बहुत इन्वॉल्व हुए बच्चे, और एक नई कहानी बनी। और उस नई कहानी बनने में ये हुआ कि उनको 12,500 रुपए का एक अवार्ड मिल गया, जो कि बच्चों को, उसमें से बच्चों को उन्होंने पैसे बांटे और वो सब चीजें फिर उन बच्चों से मैंने बाद में की। तो मेरा ये कहना है कि जो स्टोरी टेलिंग है, अगर वो ऑब्जेक्ट बेस है, आपने यही दे दिया हाथ में, मुझे लगता है कि वो इनोवेशन की तरफ और क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा लेके जाएगा। और इमेजिनेशन तो ऑफ कोर्स उसमें होगा ही होगा। तो हाथ में जो है, हाथ, मेरा कहना है कि वो साइंस नहीं, वो फिलॉसफी नहीं जो हाथ में आपको कुछ देती ना, है ना। तो वो मेरा तो अपना नजरिया है। सर ये आपने इस पे एक बहुत अच्छा क्यू कार्ड मुझे दे दिया कि यहाँ से ये जा रहा है हमारी दूसरी एक्टिविटी की तरफ। आपने बोला कि आपने मैम को एक वर्ड दिया, रिसाइकलिंग। यस। तो उन्होंने उस रिसाइकल पे अपना पूरा प्रोजेक्ट बेस कर दिया, उसको इतना डेवलप करके। तो इसी पर हमारी जो एक्टिविटी एक और आइडिएशन की है वो वर्ड एसोसिएशन है। तो ये वर्ड एसोसिएशन का भी बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल सर बन गया कि हम कैसे उस एक कोई एक शब्द के रूप में भी हमें कोई आइडिया आया तो उसको भी पीछे उसके भी चारों तरफ हम हाँ, और है ना सब वीव मिला। कर सकते हैं एक पूरी कहानी। तो वर्ड एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। मतलब हम उस वर्ड से उस प्रोडक्ट को, जो आपने बोला
तो उस प्रोडक्ट को अगर हम कनेक्ट कर पाए तो सर फिर वो मटेरियलाइज होकर एक मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हुआ ही है, जी, इनोवेशन problem भी आ solving गया, हुआ, प्रॉब्लम बिल्कुल। सॉल्विंग भी हो गया, और बच्चे को प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग और उसे मैनेज करने का जी। एक एक जो है ना पूरा प्रोसेस का वो हिस्सा बन गया। और इसी पे अगर हम आगे कंटिन्यू करें सर, तो गैलरी वॉक भी एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है सर, इस पे आप कुछ प्रकाश सर डालना चाहेंगे? गैलरी वॉक और अपना हमारे कुछ अनुभव हाँ, से भी कनेक्ट कीजिएगा सर पहले कि तो ऐसा कुछ स्कूल में भी कुछ हुआ है क्या? गैलरी वॉक पहली जी। बात तो बहुत अच्छी एक टेक्निक समझ लीजिए, बहुत ही अच्छी ऐसी एक्टिविटी है कि इसमें पोस्टर्स हमने बना लिए, दीवारों पे टांग दिए। अब मान लो 10 बच्चे हैं क्लास में, सबने अपने पोस्टर बनाए, दो ने इस दीवार पे, दो ने उस दीवार पे। अब पूरी क्लास, यानी कि पोस्टर बनाने के लिए काफ़ी समय दिया, वो स्टिकी नोट की तरह नहीं है कि हमने उसी समय किया। बच्चे ने सोचा समझा बनाया, अब दूसरे बच्चे ने भी बनाया, उसी टॉपिक पे बनाया, अब वो अवलोकन कर रहे हैं। अब मान लिया जैसे हम ही यहाँ पे तीनों बैठे हैं, आपने बनाया, मैंने बनाया, सर ने बनाया दीवार, सर ने अपने आइडियाज़ से एक बनाया, मैं वहाँ पे गया तो मैंने कहा कि सर इसमें अगर ऐसा होता मेरे विचार से तो शायद ऐसा होता। सर ने मेरे पास आए, सर ने कहा कि ये यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसको ऐसे कर लेते तो एक तो विचारों का आदान प्रदान हो गया, और उन विचारों के आदान प्रदान से मुझे जो अपने विचार थे उनको रेक्टिफाई करने का, उनको परिष्कृत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। हमारे यहाँ जब साइंस फेयर होता है तो उसमें बच्चों की चार्ट हम लगवा लेते हैं, मॉडल्स लगवा लेते हैं, और सब विजिट कर रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं, बच्चों से पूछ रहे होते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और किसी के पास उससे बेहतर आइडिया है कि अगर अभी मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देना चाहूँ कि हमारे स्कूल में बालिका थी, उसने एक ऑर्डिनो बेस्ड एक स्टिक पे लगा करके कि ये जो ब्लाइंड पीपल है उनको चलने में हेल्प करेगा, कि ये जाएगा और वहाँ साउंड वेव भेजेगा और एक अल्ट्रासोनिक सेंसर से उसको डिटेक्ट करेगा, और यदि ऑब्स्टिकल है तो वो आवाज़ इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा विचार। फिर जब उस क्लास में प्रदर्शित कर रही थी अपने उसको, तो एक बच्चे ने आइडिया दिया, ने कहा कि ये तो ठीक है कि इसको आ जाएगा, लेकिन अगर ये अंधेरे में चल रहा हो तो अंधेरे का फर्क ब्लाइंड व्यक्ति को तो नहीं है, खैर, लेकिन दूसरा जो सामने से आ रहा है व्यक्ति, उस पे उसको तो नहीं दिख रहा है वो। तो उन्होंने कहा कि जब इसका बजर बज रहा है, इसमें एक एलईडी भी लगा दिया जाए, तो जैसे ही ऑब्स्टिकल आएगा, कोई अवरोध आएगा, बजर बजेगा और साथ ही साथ एक एलईडी भी जलेगी, तो सामने वाला दूर से देख लेगा कि भाई अगर बजर की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो वो लाइट एलईडी देख लेगा कि वहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति है। तो ये जो मैं कह रहा था कि अवलोकन करके उनके दिमाग में, और मैं आपको कहूँ कि हमारी बालिका ये नेशनल में इस मॉडल को बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर सर। तो मैं, ये मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी ये मैंने अपने छोटे बच्चे, मतलब मेरा एक ही बेटा है, उससे सीखी। जैसे गैलरी की बात की ना, तो लाइव गैलरीज में ले जाइए ना उसको। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है फिटकरी क्या होती है, आलम क्या होता है। तो सॉल्ट की गैलरी बनाइए ना, एक सारे सॉल्ट की गैलरी बनाइए ना, वेजिटेबल गैलरी बनाइए ना, शॉप की दुकान पे ले जाइए जिसके यहाँ सब्जियां टंगी हो। बच्चों को नहीं पता है कि भिंडी कौन सी होती है, अरबी कौन सी होती है, टाइप से। दालों की गैलरी बनाइए ना, उसे नहीं पता अरहर की दाल में और चने की दाल में फर्क क्या है, बड़ों को नहीं पता था। मैं ना, मेरा ये कहना मतलब है कि जो चीज उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके, उनकी गैलरीज क्यों नहीं बना रहे। तो आप कहना चाहते हैं कि बताओ मत दिखाओ। नहीं, अब माइक है, जैसे बनाइए ना माइक की गैलरी, सीधे सीधे ट्रांजिस्टर की गैलरी बनाइए ना, सेमी कंडक्टर्स की गैलरी बनाइए ना, लाइव एक्सपीरियंस होगा, वो समझेगा। सर एमएससी के बच्चे को फ्यूज लगाना नहीं आता घर में, आप तो फिजिक्स के हैं, है ना। वही कह रहा हूँ, जैसे अभी हमारा एक कैंपेन है कि हम कहते हैं कि जैसे बटन लगाना आता है ना बच्चे को, खाना आता है, तो ऐसे ही उसको अपना बल्ब रिपेयर करना आना चाहिए, है ना। तकरीबन 7.5-8 लाख बच्चों को हम ये रिपेयरिंग करना सिखा चुके हैं थ्रू आउट इंडिया। तो मेरा यही कहना है कि यार हम जो है ना, ऐसी चीज़ों से जो वन वे है उससे क्यों दिखाना चाहते हैं, हम क्यों टमाटर फोटो में दिखाना चाहते हैं। टमाटर वहाँ रख दो, मुर्गा वहाँ रख दो, कि यार ये है ना मुर्गा है,
अब वो फैसिनेट होगा बच्चा, अच्छा ऐसा होता है मुर्गा। अब उन्होंने कहा ये जंगली है, ये वाइट है, ये रेड है, अब उसमें भी वैरायटी है। तो आप उसे जब तक एक्सपीरियंस नहीं कराएंगे ना, सीधी सी बात मेरा ये कहना है, फिटकरी का टेस्ट क्या होता है, सॉल्ट का क्या टेस्ट होता है, दोनों में फर्क है। उसको सब्जी में नहीं डाल सकते, उसको डाल सकते। तो उससे उसकी क्यूरियोसिटी जब डेवलप होगी ना, तो उससे विभिन्न कहानियां डेवलप होंगी। तब आपसे कामाक्षी पूछेगा ना, यार ये फिटकरी किस काम आती है, इसको क्यों पढ़ा रहे हो मुझको, ये क्यों बता रहे हो। हमको नहीं समझ में आता, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। लेकिन जब पानी में काम किया तब समझ में आया कि रहीमदास जी का कहना था पानी कम हो जाएगा तो क्या करेगा। तो जो लाइव है वो तो ज्यादा हमारे पास है ना, तो मेरा ये कहना है उससे लिटरेचर भी, लाइव से लिटरेचर भी जुड़ेगा, है ना, परिस्थिति से उसकी क्वालिटी हमारे बताएगी। क्लास 12th में भी, साइंस में 9th में भी होता है, 9th 10th में रेजिस्टेंस का सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम वही चित्र में दिखाते हैं ऐसे ऐसे। तो हम तो सीधे से बाजार से रजिस्टर ले आए और उनको एक रजिस्टर को नापा, मल्टीमीटर से दूसरे को नापा, तीसरे, फिर उनको आपस में जोड़ दिया सीरीज में, देखो भाई ये मल्टीमीटर दिखा रहा है उतना ही जो तुम्हारा थियोरेटिकल आ रहा है कि नहीं है। फिर उनको पैरेलल में जोड़ दिया, थियोरेटिकल जो आ रहा है वही है कि नहीं है। तो वो बच्चा इससे ज़्यादा समझ लेता है। लैब वर्क और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिकली है। है, ये पूरी वो लैब है। हम जो बिल्कुल। साइंस विदाउट बुक्स के कॉन्सेप्ट की बात करें ना, सॉरी, ले तो सब किताबों से ही रहे हैं। किताबों, देखिए ज्ञान तो किताबों में है। लेकिन मेरा ये कहना है उससे ज्यादा आदमी सीख रहा है, यूट्यूब से ज्यादा क्यों सीख रहा है। सीधी बात, चाहे अच्छा है या बुरा ये बाद में सोचेंगे, लेकिन सीख रहा है। तो उसको अगर हम एक तरीके से उसमें इन्वॉल्व कर दें, चीज़ों को समझा दें, कर दें। हम तो अपने बच्चे को दाल खरीदने ले जाते ही नहीं है, सब्जी मंडी ले ही नहीं जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा, अभी हमने इतनी सारी गतिविधियां सर हमने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर की हैं कि कैसे उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम बच्चों के अंदर उन विचारों को डेवलप करने में बिल्कुल। एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, एज अ गार्डियन हम बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं अपने बच्चों के लिए, कि उसको उन विचारों के फ्लो को उसे बाहर आने दें। वो बहुत सारी ज़्यादा क्रिएटिविटी तो इनसाइड है, राइट। लेकिन जो हम एजुकेशन की बात करते हैं कि टू ब्रिंग दैट इनसाइड आउट, तो वो वाले आउटलेट के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। तो इसी क्रम में हमारी एक और गतिविधि जो हम यहाँ पर साझा करना चाह रहे थे वो फ्लैश आइडियाज़ का एक्सचेंज। हम फ्लैश आइडियाज़ को फ्लैश होने दें, जैसे आपने अभी अपनी पिछली वाली कहानी में कहा था कि मैम ने एक बॉटल वो लेकर गई और उसे उन्होंने बच्चों के बीच में दे दिया और कहा कि इससे आप क्या क्या कर सकते हो। तो इस पे अगर टाइम भी हम फिक्स कर दें कि आपको 5 मिनट में बताना है कि इससे आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे एक वीडियो मैं देख रही थी और उसमें उन्होंने जो सर हैंकी बीच में रखने वाला गेम, रुमाल पकड़ वाला, बचपन में हम सब ने भी खेला होगा, रुमाल झपट, तो मुर्गा झपट, मुर्गा झपट। तो वो वाला वो जो हैंकी बीच में रखा हुआ है, तो ऐसे ही एक टीचर ने हैंकी बीच में रख दिया, बच्चों को चारों तरफ खड़ा किया और उनसे बोला कि अब आप बताइए कि इस हैंकी के क्या उपयोग हो सकते हैं और कोई भी उपयोग रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ने, मतलब एक बच्चे को जब कुछ नहीं समझ में आया तो उसने, वो ज़मीन पे लेट गया और उसने पहले उस हैंकी को उठाया, सर वो एक फुल जो जेंट्स हैंकी होता है बड़ा वाला होता, उसने उठाया और उसको सबसे पहले उसने अपनी मुंह के ऊपर रख लिया। उसने सर कुछ नहीं बोला और उसके थोड़ी देर के बाद उसने उससे अपने ऊपर अपने शरीर पे रख लिया। तो उसने ये दिखा दिया कि आप कैसे इसको पार्ट्स में भी अपने शरीर को ढक सकते हैं। तो कैसे भी और नए नए आइडियाज़ आपको इस तरीके से आ सकते हैं। तो ये फ्लैश आइडिया वाली जो एक्टिविटी है, ये भी हमारी बहुत ही सुंदर एक्टिविटी है जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं और उनके आइडियाज़ को इनवाइट कर सकते हैं। और जैसा कि अभी सर ने अपनी बात में कहा था कि हमें जजमेंटल नहीं होना है और साथ में हमें क्वालिटी पे नहीं जाना है, बिल्कुल भी रैशनल आने देना है और वो जो भी बोले उसका, आपने कहा कि स्वीकार करना है उसे, उसका सम्मान करना है। तो हम अब अपनी इस वार्ता के बिल्कुल अंतिम चरण पे पहुंच गए हैं। तो मैं निवेदन करूंगी आदरणीय बिजनबान सर से कि सर क्या कोई संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे इसके माध्यम से कि हम कैसे अपने बच्चों में इस विचारोत्तेजना जो है या आइडिएशन की जो प्रवृत्ति है उसको हम डेवलप करें। तो हम क्या संदेश इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देंगे सर? प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को विचारों को आने दीजिए, वो सही हो गलत हो आने दीजिए। इसका प्रभाव ये है, यदि हम इसको रोकते हैं तो वो निश्चित रूप से बच्चे के मन मस्तिष्क में तो रहेंगे ही वो विचार। ऐसा तो नहीं हमने बोलने से रोका है, सोचने से थोड़े रोका है।
अब वो फिर अपने ही अंदर अंदर घुटता जा रहा है। और हमारी आज की जो जीवन शैली है, बच्चा बड़ा एकाकी वैसे ही हो गया। हम परिवार बिल्कुल छोटे छोटे सेक्ट्स में हो चुके हैं बिल्कुल। और बच्चे के पास खेलने कूदने के लिए मैदान बचे नहीं हैं। अब वो विचार उसके दिमाग में उधेड़ बुन करने पे लगे हुए हैं। हम वो शेयर नहीं कर पा रहा है, और वो उसकी परिणति कुछ भयावह रूपों में हो रही है। समाज में कुछ क्राइम बढ़ रहे हैं। तो एक तो हम कहें कि बच्चों को उन्मुक्त भाव से कि वो विचारों को आने दें, करने दें, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो समाज में हो, कहीं पे भी उन विचारों को हमें हाथों हाथ लेना आना चाहिए। हमें भी सीखना है। बड़ों, हमें का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समाज में जो तथाकथित बड़े होते हैं, यानी कि बड़ा भाई छोटा भाई के संदर्भ में, माँ बाप बेटे के संदर्भ में, गुरु और शिष्य के संदर्भ में, तो बच्चों के विचारों को आने दें। हम उनको आत्मसात करें अपने ऊपर कि ले लें भाई, कोई बात नहीं। कई बार हो सकता है कि हमें लगे कि बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि वाहियात विचार है, ठीक है, शिव जी की तरह गरल धारण कर लीजिए, आशुतोष बन जाइए उस समय। आप उसके इस विचार को लेकर के भविष्य की पता नहीं कौन सी घटना को रोक रहे हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, वो हम दबा रहे होते हैं, समाज दबा रहा होता है। और हम ये कह रहे हैं कि भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग, हम उसको बाहर से विचार नहीं डाल रहे हैं, उसके अंदर हैं, हम उनको प्रस्फुटित होने देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, और जैसा कि अभी शर्मा सर ने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि इसके लिए बातचीत बड़ी इम्पोर्टेंट है ना? तो सर, आपका भी एक संदेश इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे बच्चों, हमारे शिक्षकों के लिए। सबसे पहले तो मैं माता पिताओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने घर में आइडिया बॉक्स बनाइए और अपने बच्चे के आइडिया उसमें रोजाना लीजिए। वो जहाँ भी जाए, जहाँ सुबह उसके बारे में क्या आइडिया है, ऐसे ही आइडिया बॉक्स स्कूल में होना चाहिए कि वो बताए कि क्या आइडिया उसको आज की डेट में आया है। अगर उन आइडिया बॉक्सों को कलेक्शन आप करेंगे तो मुझे लगता है इनोवेटर्स को आप इतनी बड़ी एक लिस्ट दे देंगे इनोवेशंस की और क्रिएटिविटी की कि आप खुद नहीं जान सकते। तो आइडिया बॉक्स को बनाइए, ऐसा कोई ऐप बना दीजिए डिपार्टमेंट के लिए कि जहाँ पे वो अपने आइडिया को पिच कर सके। तीसरा एक और मैं कहना चाहूँगा, जितने भी एग्जीबिशंस और ये सब चीज़ें होते हैं ना, ये बहुत सुपरफिशियल है। एक छोटी एग्जांपल के साथ अपनी बात खत्म करूँगा। आसाम में मैं 2004 में जूरी में था नेशनल साइंस कांग्रेस की। उसमें एक बच्चे का आइडिया था जिसको सबने बहुत पसंद किया। वो आइडिया क्या था, आसाम में मिर्चें बहुत होती हैं, तो उसने मिर्चों का सॉल्यूशन बनाया। एक ग्राम मिर्च ली और 10 ml वाटर में लेके उसको स्टराइज किया। जो मिर्च का जो रेट मिलता है वो मिलता है किससे, उसके टेस्ट से, उसकी तीव्रता से। उसने कहा सर इनके सॉल्यूशन बना दिए मैंने, अब इसको टेस्ट कर लो और उसके हिसाब से मेरी मिर्च का दाम बता दो कितना। उसने कैलकुलेट किया। अब मैंने पूछा उससे, मैं फिर उससे अलग से बात की, मैंने बेटा तेरे को आइडिया कहाँ से आता है? बोला सर हम हर बार ठगे जाते हैं, हमारी मिर्च सबसे तेज होती है, कोई खा नहीं सकता, फिर भी वो हमारे को लाला कम पैसे दे जाता है। तो मेरे को मेरे गुरुजी हमारी पूरी क्लास को चाय बागान में ले गए थे, तो हमने वहाँ चाय टेस्टिंग का मेथड देखा था, उसने उसी को कन्वर्ट किया। तो मेरा ये कहना है ना कि अगर जो प्रॉब्लम है, हम घर की प्रॉब्लम नहीं बताते अपने बच्चों को कि यार ये प्रॉब्लम है, यार बच्चों के पास ज्यादा अच्छे सोल्यूशन होते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे जैसे हम उस समय आइडिया पे बात कर रहे थे, तो आपको बहुत सारे बच्चों का ने कहा कि नहीं हमारी जो वो है दादी है, वो क्या करती है लौकी के छिलके की भी सब्जी बनाती है, तोरी के छिलके की सब्जी भी बनाती है टाइप से। तो वो इकोनॉमिक बजटिंग कर रही है, लेकिन अगर चीज़ नहीं है तो कमी को भी पूरा कर रही है। तो इनोवेशन तो हर जगह संभव है। बहुत सुंदर सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे समस्त दर्शक, चाहे वे छात्र हैं, हमारे अध्यापकगण या हमारे अभिभावक, हमारी आज की इस वार्ता से बहुत बहुत लाभान्वित हुए होंगे। विशेषज्ञों के रूप में आदरणीय विजलवाण सर हमारे साथ हैं, यहाँ थे, और आदरणीय शर्मा सर ने अपने बहुत ही बहुमूल्य जीवन के अपने अनुभवों से उनको शेयर करके हमें यहाँ पर लाइव बताया है कि किस तरीके से एक्सपीरियंशियल लर्निंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है, और कैसे एक छोटे से विचार से हमारी दशा और दिशा बदल जाती है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।